अभी इस क्लास में हम लोग सीरीज एलसीआर सर्किट सीखेंगे। देखो, सीरीज का मतलब ये जो तीन कंपोनेंट्स हैं एसी सर्किट की, कौन सी तीन कंपोनेंट? इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर। ये तीनों कंपोनेंट एसी सोर्स के साथ सीरीज में कनेक्ट होंगे। ओके, एल स्टैंड फॉर इंडक्टर, तो मैंने यहाँ एक इंडक्टर बना दी। सी स्टैंड फॉर कैपेसिटर, तो इसको कनेक्ट कर दिया कैपेसिटर के साथ। आर स्टैंड फॉर रेजिस्टर, तो इसको एक रेजिस्टर के साथ कनेक्ट कर दिया। अब ये कनेक्ट होंगे एसी सोर्स के साथ। ओके, तो मान लेते हैं ये जो इंडक्टर है इसकी इंडक्टेंस कैपिटल एल है, ये जो कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटेंस कैपिटल सी है, और ये जो रेजिस्टर है इसकी रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। ओके, और ये एसी सोर्स है हमारा, एसी सोर्स। इससे जो ईएमएफ निकलती है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, वो है ई। ओके, ई इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का मतलब होता है किसी खास क्षण में कितनी ईएमएफ वो दे रही है। ओके, यानी वो टाइम डिपेंडेंट ईएमएफ है। यहाँ से मान लो करंट गई आई और यहाँ करंट आई गई आई, बिकॉज ये सीरीज़ में है तो इसमें भी यही करंट जाएगी, इसमें भी यही करंट जाएगी, इसमें भी यही करंट, और यही करंट वापस से यहाँ आ जाएगी। ओके, तो अब हम फोकस करेंगे जो इंडक्टर होता है, यानी सब में करंट तो मान लो इस डायरेक्शंस में जा रही है, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई और यहाँ भी आई। ओके, और मैं ग्रीन कलर ले लेता हूँ ईएमएफ के लिए। इंडक्टर में ईएमएफ जो होती है, वोल्टेज जो होती है, वो करंट से लीड करती है कितना? 90 डिग्री। तो मैं ग्रीन की जगह कुछ दूसरी कलर ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा दिखे, ब्लैक ले लेते हैं। तो यहाँ देखो ये है ईएमएफ। ओके, जो कि इंडक्टर के क्रॉस है। ओके, ये लीड कर रही है बाय 90। जब भी लीड करती है तो वो एंटी क्लॉकवाइज जाती है। देखो करंट से कैसे जा रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए ये 90 डिग्री लीड कर रही है। अब जब यहाँ कैपेसिटर में क्या होगी, लैग करेगी, तो ऐसे आएगी ई सी। देखो ये क्लॉकवाइज है ना, तो ये लैग कर रही है इसलिए ये क्लॉकवाइज है। थोड़ा मैं ड्राइंग अच्छा कर देता हूँ। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। तो हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या होती है, कैपेसिटर में ईएमएफ लैग करती है, करंट लीड करती है, तो लैग कर रही है ईएमएफ, इसलिए क्या होगी, ये क्लॉकवाइज 90 डिग्री ई सी। जब रेजिस्टर से करंट फ्लो करती है, कौन सी करंट? एसी, तो उस केस में क्या होता है, वो नीदर लीड करेगी नॉर लैग करेगी, यानी फेज डिफरेंस कितनी हो जाएगी? ज़ीरो।
इसकी फेज डिफरेंस क्या हो जाएगी, 0। करेक्ट। यहाँ पे क्या होगी, वोल्टेज लीड करेगी, फिर से मैं बता दूँ, यहाँ वोल्टेज लैग करेगी और यहाँ क्या हो जाएगी, 0, कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा। तो मान लो ये जो साइनोसॉइडल करंट है जो तीनों से पास कर रही है, तीनों से कितनी करंट पास कर रही है, I। ओके, तो हम इसको लिख देते हैं I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो t टाइम पर कितनी करंट है, I करंट फ्लो कर रही है। I नॉट क्या है, पीक करंट, समझ में आया। मैक्सिमम कितनी करंट फ्लो कर सकती है किसी भी क्षण, किसी भी टाइम, वो क्या है, I नॉट। क्लियर हो गई। और I क्या है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में कितनी करंट है। ओमेगा जो है वो बताती है AC सोर्स। AC सोर्स बेसिकली क्या होता है, AC जनरेटर। और AC जनरेटर में जो कॉइल होती है उसकी रोटेशन, उसके मूव करने की एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अब देखते हैं रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी, है ना, क्योंकि हर एलिमेंट में, रेजिस्टर में, कैपेसिटर में और इंडक्टर में वोल्टेज अलग अलग है। तो रेजिस्टर के अक्रॉस क्या वोल्टेज होगी, वो है ER। तो हम लिखेंगे ER इक्वल टू क्या होगी, I करंट टाइम्स रेजिस्टेंस। कैपेसिटर के अक्रॉस क्या होगी, EC, I टाइम्स X इंटू XC। ये XC क्या है, XC को बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। XC क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसी तरह इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो होगी IXL। XL को क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। मैं फिर से रिपीट कर दूं, XC को बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस और XL को क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब इन्हीं का हम बनाएंगे फेजर डायग्राम। तो देखो कैसे बनाते हैं फेजर डायग्राम। करंट की डायरेक्शंस ये है ना, मान लो ये ओरिजिन है, तो करंट की डायरेक्शंस क्या हो गई, इस साइड। और इसी डायरेक्शंस में किसकी वोल्टेज ड्रॉप है, रेजिस्टर की। तो इसको हम दिखा देंगे, मान लो यहाँ से यहाँ हो गई ER। ओके, इसको थोड़ा और बढ़ा दो और यहीं तक हम ER रखेंगे। अब यहाँ से इंडक्टर वाली जो वोल्टेज है वो लीड हो रही है, तो ये ऊपर चली जाएगी, है ना, 90 डिग्री। ओके, और मान लो यहाँ है ये EL। करेक्ट। अब कैपेसिटर में क्या होगी, नीचे चली जाएगी, है ना। और मान लो ये यहाँ से यहाँ है EC, क्योंकि ये फेज 90 डिग्री किधर जाएगी, क्लॉकवाइज। क्लियर। इन तीनों का जो रिजल्टेंट वोल्टेज मिलेगा, है ना, वो मान लो इस डायरेक्शंस में मिल रहा, और यहाँ है हमारा मैक्सिमम वोल्टेज E0। क्लियर हो गई। ये हो गई हमारा रिजल्टेंट। ये जो एंगल बन रही है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, ये है फेज डिफरेंस फाई। अब यहाँ से यहाँ ध्यान से देखो आप लोग, EL ऊपर की तरफ जा रही है, EC नीचे की तरफ जा रही है। मान लो EL बड़ी है EC से, तो नेट वोल्टेज क्या हो जाएगी इस डायरेक्शंस में, EL माइनस EC। करेक्ट। ओके, और इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शंस में क्या वोल्टेज है, ER। क्लियर हो गया। तो ये क्या हो जाएगा,
ई नॉट जो हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, है ना। ये कैसा दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है, मान लो जैसे कि मैं इसके लिए ट्रायंगल बना देता हूँ, आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ओके, ये जो पार्ट है हाइपोटेनस का वो क्या है, ई नॉट। ये है आपकी फाई फेज डिफरेंस। ये जो पार्ट है बेस वाला वो है ई आर, और ये जो है वो क्या है, ई एल माइनस ई सी। ओके, तो ई नॉट क्या हो जाएगी, अंडर रूट ई एल माइनस ई सी का होल स्क्वायर प्लस ई आर का स्क्वायर। ओके, आगे चलते हैं। अभी यहाँ ध्यान देना, ई एल को क्या बोलते हैं, आई इंटू एक्स एल, ई सी को आई इंटू एक्स सी, और ई आर को आई इंटू आर। करेक्ट। तो यहाँ से आई स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, इन सब की वैल्यू यहाँ डालने के बाद, और आई हो जाएगी बाहर, जगह नहीं है, रब करनी पड़ेगी। यहाँ से आई आ गई बाहर, ये हो गई एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं इम्पीडेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस, और उसको जेड से डिनोट करते हैं। तो जेड हो गई क्लियर। तो यहाँ पे जो करंट आ गई ये है आई इंटू जेड, ये क्या है हमारा ई। ओके, ई, यहाँ ई नॉट मैंने लिखा, ये है ई। क्लियर। तो जेड इक्वल टू क्या हो गई, ई बाय आई। और इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। इसको डिनोट करते हैं Z से। तो इम्पीडेंस क्या है, एसी सर्किट की टोटल ऑब्स्ट्रक्शंस जो होती है करंट की, उसी को क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। यानी टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय LCR सर्किट इज नोन एज इम्पीडेंस। अब यहीं से देख लो 10 फाई, एक सेकेंड, 10 फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ई एल माइनस ई सी बाय ई आर। अगर इसको रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस के टर्म में लिखें तो 10 फाई इक्वल टू क्या हो जाएगी, एक्स एल माइनस एक्स सी बाय आर, है ना। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी बाय आर। तो अभी हम समराइज कर देंगे इसी चीज़ को। हमने क्या सीखा, इम्पीडेंस इक्वल टू क्या होती है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ओके, दूसरी यहाँ से फेज डिफरेंस क्या होती है, tan इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी बाय आर, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ये, और ये क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और ये रेजिस्टेंस। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू 10 इनवर्स
वोल्टेज ड्रॉप इन इंडक्टर माइनस वोल्टेज ड्रॉप इन कैपेसिटर अपॉन वोल्टेज ड्रॉप इन रेजिस्टर। और Z को भी इसके टर्म में लिख सकते हैं, Z इक्वल टू इम्पिडेंस इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप इन रेजिस्टर स्क्वायर प्लस वोल्टेज ड्रॉप इन इंडक्टर माइनस वोल्टेज ड्रॉप इन कैपेसिटर का होल स्क्वायर। याद रखना ये जो इम्पिडेंस होती है इसकी SI यूनिट ओम होती है, ओके, जो रेजिस्टेंस की SI यूनिट होती है। अगर अब कुछ केस देखते हैं। केस 1, अगर कैपेसिटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल हो जाए कैपेसिटिव रिएक्टेंस के, XL इक्वल हो जाए XC के, तो क्या होगा, XL माइनस XC 0 हो जाएगा। तो tan इनवर्स 0 इक्वल टू क्या होता है, 0। तो उस केस में फेज डिफरेंस क्या हो जाएगी, 0। यानी टोटल इम्पीडेंस किसके इक्वल हो जाएगा, रेजिस्टेंस के इक्वल, है ना। ये क्या हो जाएगी, 0। यानी कि यहाँ E नहीं होगा, यहाँ E होगा, सॉरी Z नहीं, यहाँ E होगा। यानी कि जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज ड्रॉप के इक्वल होगा, नेट वोल्टेज। केस 2, जब इंडक्टिव रिएक्टेंस बड़ी होगी कैपेसिटिव रिएक्टेंस से, तब जो फेज डिफरेंस आएगी वो पॉजिटिव आएगी, ओके। वोल्टेज लीड करेगी सर्किट, ओके, और सर्किट इंडक्टेंस डोमिनेटेड होगा, केस 3, जब XL लेस देन होगी XC से, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होगी कैपेसिटिव रिएक्टेंस से, तो फेज डिफरेंस नेगेटिव होगा। और क्या लीड करेगी, करंट लीड होगी और सर्किट डोमिनेटेड होगी कैपेसिटेंस की वजह से। यही थी सीरीज LCR सर्किट।